सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा ख़ान और मैं हूं पाकिस्तान। गुज़िश्ता बरस 23 दिसंबर को इस्लामाबाद से हुकूमत और तहरीक इंसाफ को लेकर रवाना होने वाली डायलॉग एक्सप्रेस 2 स्टेशन के बाद ही वीराने में खड़ी है। बानी पीटीआई की ख्वाहिश पर ईद स्पेशल की तरह चलाई जाने वाली डायलॉग एक्सप्रेस का सभी ने खैर मकदम किया था कि चलें इसी बहाने सियासत के रेलवे स्टेशन पर धरा जो अदम इस्तेहकाम का बोझ है कुछ कम होगा। सूरत हाल ये थी कि प्लेटफॉर्म पर रखा सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ता और जगह घेरता जा रहा था। बेचारी जमहूरियत पर एक खिसकती जा रही थी और माशी मुश्किलात भी बिला रोक टोक प्लेटफॉर्म पर आ जा रही थी, लेकिन हुकूमत और अपोजिशन दोनों में से कोई इस बोझ को हाथ लगाने पर तैयार नहीं था। स्पीकर कौमी असम्बली और इमरान खान के कॉलेज फेलो अयाज सादिक साहब की कोशिशों से डायलॉग एक्सप्रेस का इंतज़ाम हुआ और वो प्लेटफॉर्म पर लगी और फिर उन्हीं की कोशिशों से हुकूमत अपोजिशन ने मिलकर ये जो लगेज है ये उठाया और उठाकर पिछली बोगियों में रखा और ट्रेन में सवार हो गए। 23 दिसंबर को दुआओं, उम्मीदों, तवक्कुआत और खदशात के साथ ये खुसूसी एक्सप्रेस रवाना हुई, लेकिन 2 ही स्टेशनों यानी 2 ही मुलाकातों के बाद ये एक्सप्रेस अब वीराने में खड़ी है। और क्यों खड़ी है इसका जवाब इल्ज़ामों की शक्ल में दोनों जो फरीकैन हैं उनके पास मौजूद है। मुलाकात के दूसरे दौर में हुकूमत ने पीटीआई से तहरीरी मुतालिबात मांगे थे, जिस पर पीटीआई की कमेटी ने अपने बानी से मुलाकात की शर्त आयद कर दी थी, लेकिन तहरीरी मुतालिबात के हवाले से उनकी हिचकिचाहट सामने थी। तहम पीटीआई की जो बोगी वालों का ये कहना था कि जी हम तो पूरी संजीदगी और नेक नियति के साथ सवार हुए थे, हमारी नीयत में कोई खोट नहीं है, ये जो ट्रेन अब यहाँ रुकी हुई है इसकी जिम्मेदारी तो हुकूमत पर आयद होती है। दूसरी जानिब अगर मैं वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब की बात करूँ तो उन्होंने डायलॉग एक्सप्रेस में सवार वो नहीं है, लेकिन वो मुसलसल हुकूमत को खबरदार करते आ रहे हैं कि जी पीटीआई हाथ कर सकती है। अब इसका माजी गवाह है कि उनकी किसी बात पर सोच समझकर एतबार कीजिएगा। गुज़िश्ता रोज़ एक न्यूज़ शो में ख्वाजा आसिफ साहब ने फिर अपनी यही बात दोहराई और कहा कि तहरीक इंसाफ डोनाल्ड ट्रंप के हलफ लेने की मुंतज़िर है, उन्हें अमेरिका और बरतानिया मिलने की उम्मीद है और मुज़ाकरात में भी उन्हें 20 जनवरी का शिद्दत से इंतज़ार है। जी तो अब ये जो डायलॉग एक्सप्रेस है तहरीरी मुतालिबात के इंतज़ार में बाकायदा रुकी हुई है और हुकूमत ये कह रही है कि लिख कर दें और पीटीआई कह रही है कि जो ज़बानी कलामी बताया है उसे ही काफ़ी समझा जाए। अब दोनों जानिब से मीडिया के प्लेटफॉर्म पर बिलवास्ता बातचीत हो रही है। डायलॉग एक्सप्रेस में पीटीआई की बोगी में सवार हामिद रजा ने एक न्यूज़ शो में खुलकर कहा कि मुतालिबात कमेटी में बता दिए गए हैं, तहरीरी मुतालिबात दिए तो ये कहेंगे कि एनआरओ शायद मांगा जा रहा है। उन्होंने मजीद ये कहा कि अभी तक फैसला नहीं हुआ, मुतालिबात तहरीरी तौर पर देंगे भी या फिर नहीं देंगे। अगर तहरीरी मुतालिबात दिए भी तो वो दरख्वास्त नहीं होगी, सीधे सीधे 2 मुतालिबात होंगे। हामिद रजा साहब ने एक और दावा ये भी किया है कि बानी को घर पर नज़रबंद होने की पेशकश की गई थी और मजीद ये कहा कि उनके कप्तान को जेल से निकालने की जल्दी हुकूमत को ज़्यादा है, तहरीक इंसाफ को नहीं है। ये भी इंकशाफ किया कि हुकूमत 20 जनवरी से पहले बानी चेयरमैन पीटीआई को रिहा कराना चाहती है। अब इस फिजा में डायलॉग एक्सप्रेस ने क्या चलना है और चलना भी है तो इस तरह की छोटी छोटी बातों पर यकीनी तौर पे खड़े हो जाने हर स्टेशन पे। कभी तहरीक इंसाफ की बोगी से किसी ने जंजीर खींच लेनी है और कभी हुकूमती बोगी से किसी ने जंजीर खींचकर ट्रेन रुकवा देनी है। अच्छा, बहुत से तजियाकारों के मुताबिक इस वक्त तहरीक इंसाफ कहने को तो कह रही है कि वो कप्तान को अपने बलबूते पर अदालतों से रिहा कराएंगे, लेकिन वो भी शिद्दत से 20 जनवरी का इंतज़ार कर रही है। उन्हें शायद ये गुमान है कि जी ट्रंप हुकूमत ने अडियाला जेल का फाटक खुलवा देना, इसीलिए वो मुज़ाकरात में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रही है, यानी टाइम बाय किया जा रहा है। फिर बानी पीटीआई के ट्विटर ने एक बार नाम ले लेकर कड़ी तनकीद की है। अब ऐसे वक्त में इस किस्म की तनकीद, इल्ज़ामात कह लें, सख्त किस्म का लबो लहजा यकीनी तौर पर सीधा डायलॉग पर हमला है। अगर हमला नहीं तो फिर क्या है? अच्छा, थोड़ी देर के लिए आप फ़र्ज़ कर लें कि ऐसा हो गया, वाइट हाउस से इस्लामाबाद फ़ोन या फिर अमरीकी सफ़ीर के लिए साइफ़र आ गया, तो क्या उस साइफ़र को किसी मुकद्दस कागज़ की तरह चूम कर सर झुकाया जा सकता है? माजी में अमेरिका एटमी धमाके रुकवाने की कोशिश में नाकाम हो चुका और फिर डॉक्टर शकील अफरीदी की रिहाई का मुतालिबा भी तो अमेरिका का ही था ना, जिस पर पाकिस्तान का साफ जवाब था एब्सोल्युटली नॉट। और आज इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के रुकनी बेंच ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमात की समाअत के हवाले से अहम समाअत की है। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल का आगाज़ किया और कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट ने
माजी में करार दिया था कि फ़ौज के मातहत सिविलियंस का कोर्ट मार्शल हो सकता है, जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि मौजूदा केस में मुतासरा फरीक और अपील दायर करने वाला कौन है। ख्वाजा हारिस ने बताया कि अपील वजारत दिफा की जानिब से दायर की गई। अब इस जवाब पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि वजारत दिफा एग्जेक्टिव का इदारा है। एग्जेक्टिव के खिलाफ अगर कोई जुर्म हो तो क्या वो खुद जज बनकर फैसला कर सकता है? आइन में इख्तियारात की तकसीम बिल्कुल वाज़ेह है कि एग्जेक्टिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकती। खुसूसी अदालतों के केस में भी यही बुनियादी आइनी सवाल है। जस्टिस मंदोखेल के रिमार्क्स पर वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने यह कहा कि जी कोई और फॉरम दस्तयाब ना हो तो फिर एग्जेक्टिव फैसला कर सकता है, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि कानून में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों का फॉरम मौजूद है और कानूनी फॉरम के होते हुए एग्जेक्टिव खुद कैसे जज बन सकता है। और उनकी इस बात से वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने इत्तफाक किया और ये कहा कि आपकी बात सही है, दुरुस्त है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने मजीद रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट को सिर्फ मुसल्लह अफवाज के मेंबरान तक महदूद किया गया है। यहाँ पर ख्वाजा हारिस ने इख्तलाफ किया और दलाइल देते हुए कहा कि ऐसा नहीं है। आर्मी एक्ट सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस तक महदूद नहीं है, इसमें मुख्तलिफ दीगर जो कैटेगरीज हैं वो भी शामिल हैं। मैं आगे चलकर इस तरफ भी आऊँगा। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आइन का आर्टिकल 8 जिसकी शिक नंबर 3 अफवाज के डिसिप्लिन और कारकर्दगी के हवाले से है, क्या फौजदारी मामले को आर्टिकल 8 में शामिल किया जा सकता है? आइन में सिविलियंस का नहीं पाकिस्तान के शहरियों का जिक्र है। और वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब ये दिया कि अफवाज पाकिस्तान के लोग भी उतने ही शहरी हैं जितने दूसरे हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि यही तो सवाल है कि अफवाज पाकिस्तान के लोगों को बुनियादी हकूक़ से महरूम कैसे किया जा सकता है, जिस पर ख्वाजा हारिस का कहना था कि बुनियादी आइनी हकूक़ की बुनियाद पर आर्मी एक्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। यहाँ जस्टिस जमाल मंदोखेल ने फिर इस्तफसार किया कि क्या कोई शहरी फ़ौज का हिस्सा बन जाए तो वो बुनियादी हकूक़ से हाथ धो बैठता है? मिलिट्री कोर्ट्स का मामला आइन के आर्टिकल 175 से अलग है। कोई शहरी रोकने के बावजूद किसी फ़ौजी चौकी के पास जाना चाहे तो क्या होगा? क्या काम से रोकने के इल्ज़ाम पर उसे मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाएगा? इस सवाल के जवाब में वज़ारत दिफा के वकील ने कहा कि ये तो आपने एक सूरत हाल बताई है, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। इस मौके पर बेंच के रुकन जज जो हैं जस्टिस मुसरत हिलाली, उन्होंने कहा कि यही तो सबसे मुतल्लिका सवाल है, जिस पर बेंच ही से जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि इस सवाल का जवाब बहुत सादा सा है। अगर वो शहरी आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म का मर्तकब हो तो ट्रायल चलेगा, सिर्फ चौकी के बाहर खड़े होने पर कुछ नहीं होगा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि इख्तियारात में तौसी करके सिविलियन का ट्रायल हो रहा है। अब सवाल ये कि सिविलियन का ट्रायल हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। बहस जारी थी कि समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई और बेंच के सरबरा जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि कल भी सिर्फ मिलिट्री कोर्ट्स केस ही सुनेंगे, जिसके बाद दीगर केसेस का जो कॉज लिस्ट है वो मनसूख कर दी गई है। आइनी बेंच की ये समाअत नहायत अहमियत की हामिल है, जिसके फैसले के मुल्की सियासत पर यकीनी तौर पर गहरे असरात मुरतब होने वाले हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल नहीं हो सकते, ये आइन दस्तूर के खिलाफ है। हालांकि पीटीआई के दौरे हुकूमत में सिविलियंस के ना सिर्फ मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमात चलते रहे बल्कि उन्हें सजाएं भी सुनाई जाती रही हैं। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और चोटी के वकील सलमान अकरम राजा एक न्यूज़ शो में पूछे गए सवाल पर तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में मिलिट्री कोर्ट्स की सज़ाओं को गलत करार दे चुके हैं। अब दौरे हुकूमत में मिलिट्री कोर्ट्स में जो सिविलियंस ट्रायल्स हैं उनको तस्लीम कर चुके हैं। दूसरी जानिब हुकूमत का कहना यह है कि मिलिट्री कोर्ट्स 1952 से चले आ रहे हैं। मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमात के समाअत का फैसला सिविलियन या फिर किसी फ़र्द के जिस्म पर वर्दी देखकर नहीं बल्कि जुर्म की नौयत पर होता है। बहरहाल ये तनाज़ा शायद आने वाले चंद रोज़ में तय होने को है, जिसके शायद कई और तनाज़े भी उठ खड़े हों। बहरहाल देखते हैं कि अगर आइनी बेंच हुकूमत या वज़ारत दिफा के दलाइल से इत्तफाक करता है तो सानिया 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं उनको कैफ़रे किरदार तक जल्द पहुँचता हुआ देखा जा सकता है। और अगर बेंच का फैसला इसके बरअक्स हुआ तो इसका वज़न सिविल अदलिया ने उठाना होगा, जिसने फांसी पर झूल जाने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी को गलत करार देने में 45 बरस लगाए थे। और अब बात करते हैं नाज़रीन पाड़ा चिनार कुरम की, जहां अमन मुआहदे का सेहरा तो KPK की हुकूमत ने बांध लिया, लेकिन अब इस मुआहदे पर अमल कैसे हो, हालात नॉर्मल कैसे हों और जिरगे के फैसले पर अमल दरामद कैसे हो, ये सवाल हुकूमत के सामने एक बुलंद दीवार की तरह खड़े हैं। सूरत हाल ये है कि कोहाट में अमन जिरगे में होने वाले फैसले के बाद हुकूमत ने अशय खुरोनोश, ज़रूरी सामान और अद्वियात पर मुश्तमिल जो काफ़िला है वो भेजने का ऐलान किया था, जो अभी तक रवाना नहीं किया जा सका। इस काफ़िले के लिए बगन में
बाज़ जो नाराज़ उमायदीन हैं उनको मनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद वो पहुँचे और उन पर फायरिंग कर दी गई। वो 7 अफराद समेत ज़ख्मी होकर अस्पताल जा पहुँचे। फिर इस हवाले से हुकूमत ने सख्त एक्शन लिया और 3 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन काफ़िला रवाना नहीं हो सका। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि टल पाड़ा चनार की मरकज़ी शाहरा को आज 93वां रोज़ है और अहले इलाका मैसूर हैं। शहर के तमाम बाज़ार दुकानें खाली हो चुकी हैं। शहरियों के लिए जो अद्वियात तक हैं वो मुयस्सर नहीं है, उनको नहीं मिल रही है। और कुरम की सूरत हाल चंद दिनों की नहीं है, ये 2 ख़ानदानों का झगड़ा भी नहीं, बरसों दहाइयों पुराना तनाज़ा है, जिसे बदकिस्मती से कह लें फ़िरका वाराना रंग भी मिल जाता है। लेकिन KPK में PTI की हुकूमत का भी ये मुसलसल तीसरा दौर है। हुकूमत ने इस तनाज़े के हल के लिए क्या किया? तीनों अदवार में यहाँ फरीकैन के पास जहाज़ गिराने वाली एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं, मिशन गन्स हैं और रॉकेट लॉन्चर्स हैं। फिर कंक्रीट के जो मजबूत बंकर्स हैं वो हैं जिन पर रॉकेट लॉन्चर भी बेअसर हो जाते हैं। तो दोनों फरीकैन इन मजबूत बंकरों में बैठकर एक दूसरे की आबादियों पर रॉकेट बरसाते रहते हैं। काश KPK हुकूमत ने पहले कभी होश के नाखून लिए होते, इस इलाके से भारी असला लिया होता, तो फिर आज ये सूरत हाल ना होती। अब सुनने में ये आ रहा है कि जी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने टल पाड़ा चनार रोड पर 48 चेक पोस्टें कायम करेगी ये, और 399 साबिक फ़ौजियों पर ये जो मुश्तमिल एक स्पेशल फोर्स है वो भी कायम की जाएगी। इलाका मकीनों से भारी असलहा भी ख़रीदा जाएगा। चले मान लेते हैं सब कुछ होगा और ज़रूर होगा, लेकिन मसला तो अभी और आज का है। पाड़ा चनार में बच्चों के लिए दूध नहीं है, बीमारों के लिए दवा नहीं है, दुकानें खाली हैं। अमन मुआहदे का सेहरा हुकूमत ने बांधा था ना, तो अब भी सूरत हाल की जिम्मेदारी भी अली इमीन गंडापुर साहब की हुकूमत पर है। वो जवाब दे कि बंद रास्ते आखिर कब खुलेंगे। मुल्क की मईशत से जुड़ी एक अहम खबर कि UAE ने पाकिस्तान की जो $2 अरब की अदायगी है वो मौखर कर दी है, और ये रकम पाकिस्तान ने इसी महीने वापस करनी थी, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की दरख्वास्त पर ये अदायगी मौखर करा दी है। अब ये बात वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कही और इजलास को बताया कि रहीम यार खान में UAE के सदर से होने वाली मुलाकात में ये अहम एक डेवलपमेंट हुई। अच्छा, एक कर्जदार के लिए यकीनन ये सुख की घड़ी होती है जब उसे अदायगी में सहूलत मिले, लेकिन कर्ज तो बहरहाल चुकाना होता है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इसीलिए उड़ान पाकिस्तान के नाम से उड़ान भरी है। दुआ है कि ये परवाज़ मंजिल मकसूद तक पहुँचे, जिसके लिए जहाँ बहुत सारी बातें ज़रूरी हैं, वहीं पर सियासी इस्तेहकाम के बिना ये उड़ान मुमकिन नहीं हो सकती। और ये जो सियासी इस्तेहकाम है, इसी के लिए डायलॉग एक्सप्रेस अपने सफ़र पर रवाना है। ये सफ़र कैसा चल रहा है, इशूज़ क्या हैं, ख़दशात बसपसों के बरक्स उम्मीदें क्या हैं, ये जानने के लिए मुज़ाकरात में शामिल PTI के इत्तेहादी और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबरा अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब मेरे साथ मौजूद हों ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया कि ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबरा अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब। सर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए अल्लामा साहब। अल्लामा साहब, एक अरसे के बाद मुज़ाकरात की सूरत में हम कह सकते हैं कि एक अच्छी खबर मिली थी कि मुलाकात और मुज़ाकरात होंगे, लेकिन 2 मुलाकातों के बाद थोड़ा तातुर लग रहा है, एक डेडलॉक सा आ गया है। आपको क्या वजह समझ आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब तक आप फैक्ट से नज़रें चुराएंगे और हक़ाइक़ पर नज़र नहीं रखेंगे तो फिर मुमकिन है आप दुरुस्त सब्त पे सफ़र ना कर सके। इन मुज़ाकरात की टाइमिंग्स बहुत अहम है। पाकिस्तान की आप देखिए सूरत हाल क्या है, अमन व अमान की सूरत हाल, माशी सियासी बहरान। तो इस सूरत हाल के अंदर यूँ लगता है कि हुक्मरानों के अंदर तो वो ताकत नहीं रही जो सिस्टम को चला सकें। जब अवाम में एतमाद ना हो, अवाम में जड़ें ना हो, तो इतना बड़ा जो बोझ है इस वक्त पाकिस्तान के 25-26 करोड़ अवाम है, महंगाई का बोझ है और मुश्किलात हैं। फिर दुनिया के अंदर पाकिस्तान का इमेज ख़राब हो रहा है, इररिलेवेंट हो रहा है बड़े मसाइल के अंदर जो हमारे रीजन के अंदर है। तो इस वक्त मुज़ाकरात बहुत अहम थे जो इमरान खान साहब ने शुरू करवाए। उन्होंने कमेटी बनाई, उन्होंने कहा इनके साथ बातचीत करें और मुल्क को इस बहरान से हम निकालते हैं। मुज़ाकरात फिर ही आगे बढ़ सकते हैं और कामयाब भी हो सकते हैं। जैसा कि पहले भी चंद दफ़ा मैं कह चुका हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब से राब्ते के बगैर पीपल पार्टी क्या करेगी।
या नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब से रब्ते के बगैर नून लीग क्या करेगी? तो एक ये कुछ बड़ा मसला तो नहीं है ना कि आप हमारी फ्रिक्वेंटली मुलाकातें कराते रहें उनके साथ और चीज़ें, ताकि हम जो बातचीत हम उन तक मुंतकिल करें, उनकी बात हो वो हम उसको लेके आगे बढ़ें, ताकि एक एतमाद की फ़ज़ा भी पैदा हो। और मुलाकातें कराना तो बहुत ज़रूरी है CBMs के हवाले से और गुड जेस्टर के हवाले से और मुज़ाकरात को अहमियत देने के हवाले से भी। बाकी और भी चीज़ें बहुत थी कि इन्हें शरअ सद्र दिखाना चाहिए। मौला अली अलैहिस्सलाम की रवायत भी है कि साअतु सद्र आलतुर रियासा, यानी शरअ सद्र जो है ये बेहतरीन टूल है, तरीक़ाकार है हुकूमत को चलाने का, हुक्मरानों के लिए, लीडर्स के लिए शरअ सद्र उनमें होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा बड़ा दिल करें और चीज़ों को आगे स्मूथली मूव करने में और बढ़ाने में इन इक़दामात पर अमल करें जिन्हें आप CBMs भी कहते हैं, ताकि पाकिस्तान जो है ना बेहतर हो। लोग ना उम्मीद हैं, इस वक्त मायूस हैं, हील हो सकें, लोगों की हीलिंग हो, उनके जहनों की, मसाइल खड़े हो रहे हैं मुल्क के अंदर। तो ये सूरत हाल है। अब देखते हैं कि हुकूमत के पास जो लोग मुज़ाकरात करने आते हैं ये किस हद तक इनके पास पावर है, कितनी इनके पास क्या उससे इक़दाम करने के लिए इनके अंदर विल मौजूद है, इंटेंशन मौजूद है। अभी तक तो काफ़ी डिले हो गया हुआ है, हमारी मुलाकात नहीं करवाई इन्होंने और जल्दी करानी चाहिए थी, लेकिन डिले हो रही है। ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं और हुकूमत को ये समझ लेना चाहिए कि ये जो अपॉर्चुनिटी है, अगर इससे उसने फ़रार इख्तियार किया तो फिर आइंदा क्या करेंगे जब लोग आएंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल में अक्ल को प्रिवेल करना चाहिए और इन्हें चाहिए कि बाकायदा इस फुर्सत से फ़ायदा उठाएं और मुल्क को आगे ले जाने में, पाकिस्तान का इमेज दुनिया में दुरुस्त करने के लिए भी इन्हें इक़दाम करने पड़ेंगे। अच्छा अलामा साहब, मुलाकात की तो आप बात कर रहे हैं, इसके अलावा जो हुकूमत की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि तहरीरी मुतालबात पेश किए जाएँ, तो तहरीरी मुतालबात क्यों पेश नहीं किए जा रहे हैं PTI की जानिब से? असद कैसे सब फरमा रहे हैं कि जो हमारी मुलाकात में बातें हुई हैं उनको मिनट समझा जाए। जी आप मेरी बात सुने ना, देखें ये कोई बड़ा मसला है। जी पूरे पाकिस्तान में मीडिया में भी चीख के कहा जा चुका है, वहाँ भी कहा जा रहा है। हमारे मुतालबे क्या है कि 9 मई 2023 के हवाले से आप जुडिशल कमीशन बनाए, क्योंकि आपको पता है कि ये बहुत अहम है। इसके नतीजे में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल वर्कर्स को जेलों में डाला गया, उन्हें दहशतगर्द डिक्लेयर किया गया, उनके लिए फौजी कोर्ट्स बनाए गए, मिलिट्री कोर्ट्स बनाए गए, वहाँ उनको ट्रायल किए गए। ये बहुत बड़ा मसला है, इससे पाकिस्तान के इमेज को दुनिया में नुकसान पहुँचा है। दूसरा अपना 26 नवंबर इसका है, देखिए वो 26 नवंबर जो है ना, तो उसके हवाले से है। तीसरा ये है कि अब जो सियासी कैदी हैं, जो पॉलिटिकल वर्कर जेलों में डाले हुए हैं आपने 9 मई के हवाले से और बाद में भी, आप उनका ट्रायल होने दें। आप उनका ट्रायल क्यों रोकते हैं, क्यों उसके अंदर रुकावटें खड़ी करते हैं? देखिए पॉलिटिकल वर्कर किसी भी कौम के लिए, किसी भी मिल्लत के लिए, किसी भी ऐसे मुल्क के लिए जहाँ जमहूरियत और डेमोक्रेसी है, ये बहुत बड़ा सरमाया होता है। इसको तो ना कुछ चला जाए, इसकी तो कमर न तोड़ी जाए। जो पॉलिटिकल वर्कर है, किसी भी पार्टी का पॉलिटिकल वर्कर है, वो बहुत अहम होता है मुल्क के लिए। आप सियासतदान हैं, आप सियासी पार्टियों के हेड हैं, आपको पॉलिटिकल वर्कर का एहसास नहीं है। और ये अमूमन गरीब लोग होते हैं, ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं, महरूम और मुतवसत जो तबके के लोग हैं, उससे भी नीचे के लोग होते हैं, ज़्यादातर ऐसे होते हैं। बच्चे हैं, इनके अंदर पोटेंशियल है, इनके अंदर जान है, जवान है। इसलिए मेरे ख्याल में इनके रास्ते में, जो ट्रायल के रास्ते में रुकावटें खड़ी ना करें। तकरीबन सबकी जमानतें हो सकती हैं। ठीक, अलामा साहब, लेकिन वही सवाल अलामा साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ अलामा साहब, चलें ये तो मुतालिबा है ना, ये इनका मुतालिबा जुडिशल कमीशन बनाया जाए 9 मई पर, 26 नवंबर के हवाले से जो बात कर रहे हैं PTI वाले। लेकिन सवाल ये उठाया जा रहा है कि जो तहरीरी मुतालिबात हैं, तहरीरी शक्ल में मुतालिबात लिख कर क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? PTI की जानिब से ये मौक़िफ़ क्यों आ रहा है कि जो हमने वहाँ पर ऑन रिकॉर्ड बातें की हैं दोनों मुलाकातों में, उनको आप मिनट समझ लें और वही समझ लें कि मुतालिबात है, तो लिख कर क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? दूसरी बात है कि तासुर ये भी जा रहा है कि टाइम बाय किया जा रहा है। अलामा साहब चलें, ये एक और सवाल। नहीं टाइम बाय की बात नहीं, कह रहे टाइम बाय किया जा रहा है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि ट्रंप की तकरीब हलफ बर्दारी का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से बड़ी उम्मीदें लगाई हुई हैं PTI ने। देखें खान साहब की जितनी पब्लिक के अंदर पॉपुलैरिटी है, अवाम उसके साथ है, उसे क्या दुनिया के किसी हाकिम की जरूरत है कि वो उसको आगे छुड़वाए? ये बिलाकर पाकिस्तान, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर जरा भी गौरों के मुल्क में कोई बात होती है, हलचल बच जाती है। वाकई अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जो सॉवरेन कंट्री होते हैं, बावकार मुल्क होते हैं, उनके अंदर ऐसी चीजें नहीं होती हैं। इमरान खान का सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल है और किसी पर भी नहीं है। अभी लास्ट मुलाकात में भी उन्होंने मुझे कहा। इसलिए मेरे ख्याल में ये चीजें कि गेस करना, अंदाजे लगाना, आपने एक बात बताई, आपने बड़ी खूबसूरत बात बताई, उस पर तो सारी बातें बहस नहीं बनती है। लेकिन हामिद रजा साहब
उनकी मुस्कुराहट जब ट्रंप जीते थे, फिर उसके बाद मुझे याद है लतीफ़ खोसा साहब, उनका बयान, फिर मिठाइयाँ तकसीम होना, ये जो तासुर पीटीआई की जानिब से ही अंदर से लोगों की जानिब से दिया जा रहा है, और फिर जिस तरह सोशल मीडिया पर पीटीआई के जो फॉलोअर्स हैं वो जिस तरह की बात करते हैं कि उम्मीदें लगाई हुई हैं जी वहाँ से कोई कॉल आ जाएगी, इसलिए सवाल उठाया जाता है। मेरे ख्याल में ये है कि शायद ये लोग हमारे जो ना गोरी चमड़ी से बड़े डरते हैं ना, शायद इनको डराने के लिए या बिलाखिर इस तरह की बात कर रहे हैं, वरना हकीकत नहीं है मेरे ख्याल में। इमरान खान के हुक्मरानों को जो कि ये गोरे लोगों से बहुत डरते हैं, गोरों से बहुत डरते हैं ना, ये उनकी बात ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अच्छा, कौन वैसे आपके मुताबिक गोरों से सबसे ज्यादा कौन डरता है? आप ये कह रहे हैं कि गोरों से हमारे हुक्मरान डरते हैं, कौन ज्यादा डरता है? हमारे जो ये कहते हैं कि हम बेगर्स हैं, हम वेंटिलेटर पर हैं, हम उनके बगैर तो सांस भी नहीं ले सकते। मेरा अंदाजा ये मैं बात कर रहा हूँ अपना, वाला हकीकत मुमकिन है कुछ और हो, लेकिन जो मैं समझता हूँ इस तरह से है। अच्छा सर, ख्वाजा आसिफ साहब बड़ी तनकीद भी कर रहे हैं, गो के मुज़ाकराती टीम का हिस्सा भी नहीं है, उन्होंने तो यहाँ तक गिरा कि मुझे तो एतमाद भी मेरे लिया गया मेरी पार्टी की जानिब से, लेकिन वो साथ ही साथ तंबीह कर रहे हैं, साथ ही साथ आगाह कर रहे हैं हुकूमत को, नून लीग को, कि पीटीआई से बच के रहना, कि डसे ना जाना। इसकी वजह क्या समझ आ रही है आपको? देखिए भाई, पीटीआई जेलों में है, खान साहब जेलों में है, उनके लोग आपने उठाया है, उनके एमएनएज को, एमपीएज को जितना तशद्दुद कर सकते थे आपने किया, और क्या करना है आपने, इससे आगे क्या कर सकते हैं आप लोग? मेरे ख्याल में अकल को प्रिवेल करना चाहिए। ये मुल्क सबका है, पाकिस्तान सबका है, पाकिस्तान के अवाम का है, और पाकिस्तान को सिर्फ पाकिस्तान के अवाम बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता। जिसके अंदर 70% ज़्यादा जवान है हमारे, जो हमारा पोटेंशियल है, हमारी स्ट्रेंथ है। लिहाजा हमारे सियासतदानों को भी समझना चाहिए कि पाकिस्तान होगा तो आप सियासत करेंगे। पाकिस्तान मुश्किल जगह पर खड़ा है, ख़तरनाक जगह पर खड़ा है, अपनी तारीख के 71 के बाद बदतरीन जगह पर खड़ा है पाकिस्तान इस वक्त, नहीं चल रहा है। लिहाजा मेरे ख्याल में इन सबको होश के नाखून लेने चाहिए और पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए खुले दिल का सबूत देना चाहिए, ताकि पाकिस्तान आगे बढ़ सके। बिलाखिर घर में 5-6 बच्चे हो ना, उस घर को चलाना मसला होता है। जब मुश्किलात हो, महंगाई हो और इनकम ना हो, तो 25-26 करोड़ अवाम का मुल्क कैसे चलाओगे तुम? इसे वेंटिलेटर पर ही रख रहे हैं हमेशा के लिए। ठीक है, नहीं, पाकिस्तान डिजर्व करता है, पाकिस्तान के लोग डिजर्व करते हैं कि पाकिस्तान एक बावकार मुल्क बढ़े और आगे बढ़े, और वही मुज़ाकरात इनके पास बेहतरीन फुर्सत है, इससे फ़ायदा उठाए। ये चीज़ों में ना जाए लिख के दो फलां करो। अलामा साहब, फिर आप आगे क्या देख रहे हैं? जब तीसरी नशिस्त होगी, अलामा साहब तीसरी नशिस्त जब होगी मुज़ाकरात की, तीसरा दौर जब होगा, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? उसमें ये ऊँट किसी करवट बैठेगा? जारी बात है फ़ौरन तो नहीं होगा, लेकिन कुछ बेहतरी आपको आगे नज़र आती बढ़ता हुआ ये मामला? को क्या मसला है जुडिशल कमीशन बनाने का? बना लें, सब कुछ इनके हाथ में, अभी आगे बढ़े। इससे क्यों नहीं बढ़ते आगे? क्यों बहाने तलाश करते हैं? ठीक है, यानी मसला हल तभी होगा जब जुडिशल कमीशन बनेगा। अपने पर सेल्फ कॉन्फिडेंस इनके अंदर होना चाहिए। ये अपना कॉन्फिडेंस लूज किए बैठे हैं। ये जनाबे वाला जो आप ख्वाजा साहब की बात कर रहे हैं, बुजुर्ग जो है, ये शायद इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका हुआ है। बिल्कुल एतमाद में नफ्स नहीं रहा है लोगों का, कमज़ोर है ना, बैसाखियों पर है ना, बैसाखियों पर तकिया करके हुकूमत में आना है, उसका रिजल्ट यही निकलता है। फिर साल को रातों को नींद भी नहीं आती, परेशान होते हैं, डरावने ख्वाब आते हैं। फिर ये आप ख्वाजा आसिफ साहब की बात कर रहे हैं? जिसको भी परेशानी है अवाम के, जो जिनकी जड़ें अवाम में होती है, उन्हें कोई परवाह नहीं होती। अच्छा अलामा साहब, यानी जुडिशल कमीशन बनेगा तब ये मामला आगे जाएगा? देखिए ना, डिमांड है ना, वो कहते हैं डिमांड जुडिशल कमीशन बनाया जाए 9 मई के ऊपर 2023 के हवाले से, और इसी तरह से 26 नवंबर के हवाले से। और ये जो सियासी कैदी हैं उनके हवाले रुकावटें खड़ी ना करें, जुडिशरी को अपना रास्ता आगे बढ़ाने दें, आगे बढ़ने दें। ठीक है। अच्छा, ये कुरम के मामले पे भी जरा, मैं कुरम के मामले पे भी जरा बात करना चाहूँगी। सर, ये अलामा साहब, कुरम के मामले पे जो मुआहदा हो गया है, लेकिन केपी के गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूँ, बड़ी बेबस दिखाई दे रही है केपी की गवर्नमेंट। अभी तक काफिला जो था वो नहीं भिजवाया गया। तो ये जो गंडापुर साहब हैं, उन पर आपने भी तनकीद की थी, उस दिन आपने खुलकर अपनी राय का इजहार किया। आपने कहा कि जी कुरम के मसले पर जो अली मीन गंडापुर साहब हैं, उन्होंने हमें मुश्किल जगह पे ला खड़ा किया, आपने इस तरह की कोई बात की थी। तो अब ये आपने जो शिकवा है अली मीन गंडापुर साहब का, जो किरदार वहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कुरम वाले मामले पर, वो शिकवा आपने बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब से किया? जी, मैंने उनसे बात की थी, बातें हुई हैं, लेकिन देखें इस वक्त क्या मसला है। आपने क्या बात की, उन्होंने आगे से क्या राय दी? वहाँ पर
उन्होंने कहा कि कुरम के मसले को फौरी तौर पर हल किया जाए, उस पर तवज्जो दें। लेकिन अब जब साइन हो गए हुए हैं, मेरी बहन मेरी बेटी साइन हो गए हुए हैं, देखिए वहाँ पुलिस में इतनी जान नहीं है कि वो अमन ला सके। वहाँ पर हमारी सिक्योरिटी के इदारे, मिलिट्री फोर्सेज हैं, इनकी जिम्मेदारी है। अब वहाँ पर आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, तीन तरफ अफगानिस्तान है, दहशतगर्दी है, मसाइल हैं। आप चाहिए कि अभी देखिए डीसी साहब आ रहे थे, उन पर फायरिंग होगी वहाँ पर, वो जख्मी हो गए, उनके साथ बाकी लोग भी। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं इस रोड को क्लियर करें, इसको बहुत अहमियत दें, यहाँ पर आंखें बंद ना रखें। सबकी जिम्मेदारी है, वफाक की, सूबे की और सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेदारी है। आप देखें ना कि इस हद तक सूरत हाल ख़राब हो जाए कि रास्ते बंद हो जाए, तो अगर कल कोई मुश्किलात पेश हो आती हैं, कौन को सपोर्ट करेगा, कहाँ से होगी उनको सपोर्ट? इसलिए ज़रूरी है कि इसको एक हुकूमत पर न डाले। ठीक है, उनकी भी जिम्मेदारी है, वो सूबे के वज़ीर-ए-आला और हुकूमत है, लेकिन सपोर्ट करना मरकज़ को और सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत ज़रूरी है। और मुझे उम्मीद है अंदर चंद दिनों में कुछ ना कुछ इस हवाले से बेहतरी होगी। वाइल्ड पाकिस्तान सारा देख रहा है कि जो लोग एक रोड को सिक्योर नहीं कर सकते, पुरअमन नहीं बना सकते, फिर मुल्क में कहाँ अमन आएगा? अरे सर, इलामा साहब एक और बात है कि दोनों ग्रुपों के पास बड़ा हैवी किस्म का असलहा भी है, तो इस चीज़ को कंट्रोल कैसे किया जाएगा? इसमें आप कोई किरदार अदा कर सकेंगे? इसका हल क्या? जी जी देखिए, मैं मेरी बहन मेरी बेटी देखे उन्होंने साइन कर दिए हैं, अपेक्स कमेटी में जो तय हुआ साइन कर दिए हैं, वो अमल करवाने के लिए तैयार है, साथ देने को तैयार है, आमादा है। लेकिन आपको मालूम है कि ऐसा वो इलाका ऐसा है जहाँ पर बाहर से भी लोग, ऐसी कुव्वतें फोर्सेज इन्वॉल्व हुई हैं, उस वाले से सफाई की जरूरत भी है, रास्तों को पुरअमन की, वहाँ के लोगों को एतमाद मिले। तो अलामा साहब आप इतनी बात से तो अग्री करेंगे ना कि ये फिर केपी के हुकूमत पे भी तो सवालिया निशान है ना, ये उनकी भी तो ना अहली पर बात आती है ना कि वो अमल नहीं करवा पा रहे। मैं कहता हूँ बिल्कुल ऐसे ही है, मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने की है तनकीद, लेकिन इस वक्त जब मुआहदा हो गया है ना, खाली सूबाई हुकूमत रोड नहीं क्लियर करा सकती, वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जरूरत है। वहाँ का पुलिस का स्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है, वीक है, कमजोर है, वो दहशतगर्दों से नहीं लड़ सकते। मरकज की भी जरूरत है, ये निवाल वो रास्ते क्लियर सबको मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा। इसलिए सबको अपना, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा सर, आखिर में मैं जानना चाहूँगी, ये अलीमा खान साहिबा जो मुसलसल कहती आ रही हैं कि इमरान खान साहब को हाउस अरेस्ट करने की या मुल्क से बाहर जाने की पेशकश हुई है। अब हाल ही में खबर ये भी सामने आ रही है कि केपी के उनको शिफ्ट करवाना चाह रहे थे अलीमिन गंडापुर साहब, लेकिन बहरहाल अभी अलीमिन गंडापुर साहब इस बात की तरदीद कर रहे हैं, उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उन्होंने कैसे उन्होंने कोई बात नहीं की है। इस खबर का बैकग्राउंड क्या समझ आता है आपको? कहाँ से निकली ये बात? ये मुज़ाकरात जब हुए उसमें इस तरह की कोई बात हुई, ये बात कहाँ से आई? देखिए, जब हम पहली मुलाकात खान साहब के साथ हुई, मुज़ाकरात पहले मुज़ाकरात के बाद तो हम मिलने गए, तो वहाँ हमारे बैठते ही खान साहब ने कहा, किसी ने कोई बात नहीं की थी, जब बैठे तो उन्होंने कहा कि अगर शायद उन्हें अखबारों में पढ़ा, डान अखबार पढ़ते हैं और भी है, कि मैंने जेल से बाहर नहीं निकलना, मेरे साथी अगर एक जुमला लिख के देते ना, इमरान खान से हम बारात का ऐलान करते हैं और बाहर आ जाते, ये बेवफाई है, वो जेल में और मैं बाहर निकल जाऊँ, और मैं थ्रू प्रॉपर प्रोसेस जो है जुडिशरी का, उसके मुताबिक बाहर आऊँगा। मैं इतना सा जेल में रह लिया, मैं और रह लूँगा, मसला नहीं। जब तक मेरा एक सियासी कैदी भी जेल में है ना, मैं उस वक्त तक बाहर नहीं आऊँगा, मैं अदलिया के ज़रिए बाहर आऊँगा, जो प्रोसेस है बाहर आने का। मैं किसी किस्म का रिलीफ नहीं चाहता हूँ अपने लिए, ना बनी गाला का, ना कहीं और जगह का। उन्होंने बराह रास्त खुद से बात शुरू की, इससे पहले कि हम में से कोई बात करता। ठीक है जी, ठीक है। लेकिन अलामा साहब, ये जिस तरह पेशकश की बात की जाती है कि खान साहब को जो पेशकश की जा रही है, डील की बातें गर्दिश कर रही हैं, हाउस अरेस्ट की बात हो रही है, ये वाकई हो रही है? वो हिम्मत वाला आदमी है, अल्लाह पर तवक्कुल रखता है, मैंने पहले भी कहा है, वो अल्लाह पर तवक्कुल रखता है, लिहाजा ये समझते हैं कि ये ऑफर करेंगे, वो ऑफर करेंगे, वो ऑफर करेंगे, वो नहीं मानता किसी ऑफर को अभी इस तरह की। वो ये कहता है, उन्होंने साफ कहा, मेरी तरफ से पैगाम दे देने कि मेरे ऊपर 2 दफ़ा कातलाना हमला, मैंने सबको माफ़ किया है, जिसने किया है। मैं अपने बारे में किसी के खिलाफ कोई इक़दाम का नहीं सोच रहा हूँ, मैंने सबको माफ़ कर दिया है। वो बड़े दिल का आदमी है, लिहाजा पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए शकूक व शुबहात से निकलना चाहिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चाहिए, और पाकिस्तान अहम है सब के लिए। इमरान खान पाकिस्तान के लिए सब कुछ कर सकता है, पाकिस्तान बचाने के लिए सब कुछ कर सकता है, वो पाकिस्तान को कभी भी किसी चीज़ पर कुर्बान नहीं करने देगा। लिहाजा अपने ज़ाती फ़ायदे को वो तो बिल्कुल किसी तरह भी कंसीडर नहीं करने वाला आदमी,
तो हम उसके साथ मिलकर पाकिस्तान बचाएं। लिहाजा ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। वो केपीके के लोगों को एंगेज कर सकता है, हुकूमत तो ये मौक़िफ़ देती है ना, एंगेज कर सकते हैं, वो उम्मीद बहाल कर सकते हैं। अल्लामा साहब, हुकूमत की जानिब से ये मौक़िफ़ आता है कि अवाम जो है, पब्लिक जो है, वो हुकूमत के साथ है। वो कहते हैं कॉल देते हैं तो अवाम सड़कों पर निकलती नहीं। आप देखें, आप क्या कुछ नहीं करते। अल्लाह अकबर, या अल्लाह। यानी इंसान को फिर अंधा भी होना चाहिए और बहरा भी होना चाहिए। जब इंसान हक़ाइक़ ना देख सके ना सुन सके। 8 फरवरी को आपने क्या किया? क्या कुछ नहीं हुआ। कितनी आपने अदलिया का इस्तेमाल किया, इल्लीगल हर चीज़ काम किया आपने। वो खामोश इनकलाब था, बोलो आपने सुना नहीं है, देखा नहीं है लोग। इनको लोगों ने वोट नहीं दिए, लोग इनके साथ नहीं है। कभी आप सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाते हैं, कभी मीडिया पर पाबंदी लगाते हैं। क्या कुछ नहीं करने पड़ते, क्या कुछ इन्हें पापड़ नहीं बेलने पड़ते। मेरे ख्याल में आप थक गए हुए हैं। सोचें, पाकिस्तान का सोचें। और ये वाकई देखें ना, पॉपुलर पॉलिटिकल लीडरशिप नेशन बिल्डिंग के लिए कितनी आम होती है, दुनिया के अंदर आपका इमेज बढ़ाने के लिए कितनी आम होती है। जब आपको रिप्रेजेंट करते हैं दुनिया के अंदर, यूनाइटेड नेशन के अंदर और इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो कितना बावकार तरह से प्रेजेंट होते हैं हम लोग। ठीक है जी लामा साहब, जब अगर बेगर बने हुए और बेगर हो, वेंटिलेटर पर हो, तो फिर तो पाकिस्तान, जब खुद ही बंदा हिम्मत आ रहा हुआ हो, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो बैठा हुआ हो, तो वो कैसे मुल्क को चलाएगा और आगे लेके बढ़ेगा। ठीक है जी लामा साहब, हम भी आगे बढ़ते हैं। आपकी इजाज़त से क्लोजिंग का वक्त करीब आ गया। बहुत शुक्रिया लामा साहब, आप हमारे साथ मौजूद अपना वक्त दिया। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।